राम मंदिर से लेकर 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी जीत तक, अमेरिका में डंका बजाने से लेकर चीन को सरेंडर करवाने तक, लोकसभा चुनाव में जीत से लेकर हरियाणा महाराष्ट्र की जीत तक, रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ से लेकर रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन तक, वो कमाल का साल जिसमें नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। – 2024 की शुरुआत ही नरेंद्र मोदी ने बहुत धमाकेदार तरीके से की थी। 2024 में नरेंद्र मोदी ने पूरा किया अपना सबसे बड़ा वादा, वो वादा जिसने सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद करोड़ों हिंदुओं को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन करा दिए। आप देखते चले जाइए, आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन राम मंदिर में आना और इस पूरी छटा में खो जाना, राममय हो जाना। आप देखिए ऊपर जो है, जो फूलों से सजाया गया हिस्सा है, इतना खूबसूरत, और एक एक नक्काशी देखिए ऊपर। सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन साथ ही फूल बने हुए हैं, स्वास्तिक बना हुआ है। दीवारों पर आप एक एक नक्काशी देखिए, डिटेलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। नक्काशी देखिए, फूलों को देखिए, जिधर आप देखेंगे आपका मन जो है वो राममय होता चला जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए, ये पूरे मोर की नक्काशी है, बड़ा सा लॉक लगा हुआ है। ये सिटकनी देखिए कितनी लंबी, मुझे लगता है 3-4 फीट की सिटकनी है, और ऐसे 14 दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये सारे सोने के दरवाजे। ये हैंडल सोने का, ये सिटकनी सोने की, इसमें जो पेंच लगा है ये सोने का। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ गजराज बने हुए हैं, सोने की नक्काशी, यहाँ नीचे फूल बने हुए, इतनी खूबसूरत छटा। ऊपर जो है वो नृत्य करती हुई अप्सरा बनी हुई है। यानी प्रभु राम के इस लोक में जब आप घुसेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ अद्भुत देखा है। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो गजब का माहौल पूरे देश में बन गया। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे हो रहे थे। हिंदुओं के लिए इससे बड़ा साल कोई और हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ राम मंदिर बनवाया, जनवरी महीने में सनातन के इस जबरदस्त माहौल के बीच मार्च में देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चुनावी टेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि एक तरफ 10 साल का राज था तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने भी जोर लगा दिया था। लेकिन मोदी ने सबसे बड़ा टेस्ट भी क्लियर कर लिया। देश ने फैसला कर दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन एनडीए को जिस तरह से 272 से कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं, उससे क्लियर है कि अभी देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पर कायम है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी भी याद दिला रहे थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो बात वो कह रहे थे वो बात गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से 37 पार्टी मिलकर कितनी सीटें जीतती हैं इस चुनाव में, इंडिया अलायंस में 37 पार्टियां हैं, ये 235 सीट जीतती हैं। 37 पार्टी मिलकर 37,
और अकेले मोदी यानी कि बीजेपी कितनी सीट जीतती है बॉस? अकेले नरेंद्र मोदी अपने बूते बीजेपी को 239 सीट दिलाते हैं, 239। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक घोर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आ गई, तब भी 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें कम कर पाई? 64 सीट। 64 सीट सिर्फ घटा पाई नरेंद्र मोदी, और सब मिलकर भी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से नहीं रोक पाई। बीजेपी 239 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बॉस। कांग्रेस को 99-100 सीट आई है, इससे कूद रही है जैसे क्लास में कोई पास हो जाए, 40 नंबर ले आए तो वो खुश हो जाता है कि अरे हम पास हो गए। तीसरी बार चुनाव जीतकर देश में डंका बजाया, दुनिया में डंका बजाया। क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या यूक्रेन, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने हर जगह कमाल कर दिया। इस साल वो रूस भी गए, यूक्रेन भी गए, अमेरिका भी गए और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के बिना दुनिया का काम नहीं चलने वाला। आप ये इमोशन और कनेक्ट देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का। भाई लोग रो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख लिया, अपने भगवान को देख लिया, उनको पास से छू लिया। ये है नरेंद्र मोदी का आज भी क्रेज। राहुल गांधी और पीएम मोदी का फर्क आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब विदेश में राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तो विवाद हो जाता है, जब पीएम मोदी किसी से मिलते हैं तो विवाद होने की जगह पर जो विवाद चल रहे होते हैं उनके सुलझने की उम्मीद बढ़ जाती है। जैसे अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत। ये दोनों ही मुलाकात इस लिहाज से खास है क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। पिछले कुछ वक्त से वहां चीन का दखल और भारत विरोधी ताकतें हावी होने की कोशिशें कर रही हैं। इसलिए चीन के प्रभाव से कोसों दूर अमेरिका में नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलकर पीएम मोदी ने भारत की कूटनीतिक हितों को साध लिया। यह मुलाकात इतनी अच्छी रही कि नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। केपी शर्मा ओली जुलाई में ही 4थी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और यह उनकी पहली विदेश यात्रा है और पहली यात्रा में भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर बात हुई। इसी तरह पीएम मोदी ने दूसरी मुलाकात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की। ये देखिए तस्वीर। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पिछले 1 साल से इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया की भारत से उम्मीद बढ़ी है, उस माहौल के बीच फिलिस्तीन के नेता भी गाजा युद्ध को रोकने में भारत से मदद की उम्मीद में। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय नुकसान पर वैसी ही गहरी चिंता व्यक्त की जैसी यूक्रेन युद्ध को लेकर कर चुके। इसके साथ पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के लगातार समर्थन के संकल्प को फिर से दोहराया। पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके एजेंडे में सिर्फ एक ही चीज रहती है और वो है देश हित। भाई हम लोग तो कवर किए हैं ना उनका विदेशी दौरा। भाई साहब रेस्ट नाम की चीज ही नहीं है। एक तो आप यहां से अमेरिका पहुंचिए, 16 घंटे 18 घंटे की फ्लाइट है, जेट लैग हो जाता है। मतलब टाइम जोन अलग है, जब यहां रात होगी वहां दिन होगा, वहां दिन होगा यहां रात होगी, तो आपका बॉडी का क्लॉक ही हिल जाता है। लोगों को तो 2-2 दिन लग जाते हैं बॉडी क्लॉक सेट करने में। नरेंद्र मोदी वहां उतरते हैं काम में, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग। भाई नरेंद्र मोदी को कवर करना विदेशी दौरों में मुश्किल हो जाता है। इस उम्र में उनकी ऊर्जा ही खत्म नहीं हो रही। इसलिए आप देखिए कि अमेरिका में कम समय में पीएम मोदी भारत के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स इस बार भी कर रहे हैं। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी ने 11 से ज्यादा मीटिंग की है, 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। इसके अलावा दुनिया की 15 टॉप कंपनीज के सीईओ से भी मिले हैं और उन्हें भारत आकर बिजनेस करने का न्योता दिया कि बॉस हमारे यहां आइए ना, हमारे यहां बढ़िया है भाई। अमेरिका के साथ जो 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील हुई थी उसकी जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए बातचीत भी हुई है। कोलकाता में नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने को लेकर अमेरिकी कंपनी से डील फाइनल हो गई। यह डील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लांट में बनने वाली चिप सेना के उपकरणों में इस्तेमाल होगी और भारतीय सेना को ज्यादा हाईटेक बनाएगी। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में अगले 5 साल में $90 मिलियन यानी करीब 750 करोड़ रुपए के निवेश की डील फाइनल हुई। क्लीन एनर्जी को लेकर भारत और अमेरिका की कंपनी के बीच $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस दौरे पर पीएम मोदी का फोकस सेमीकंडक्टर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहा।
गूगल और बाकी कंपनियों ने भारत के एआई सेक्टर में ज्यादा निवेश करने की बात कही। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत तो चीन पर थी कि 5 साल से जो चीन आंखें दिखा रहा था वो बातचीत की टेबल पर आ गया। उसने बॉर्डर से सेना पीछे हटाने की बात मान ली। मोदी जिनपिंग की 5 साल बाद मुलाकात भी हुई। पूरे 5 साल बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है। ये मुलाकात की तस्वीरें देखी, हर जगह इसी की चर्चा है। इन दोनों नेताओं की रूस में मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं, उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है। यहां भारत में कुछ लोग जो इंची टेप लेकर नरेंद्र मोदी का सीना नापते फिर रहे थे कि ना अब 56 नहीं 36 का हो गया, उनका मुंह ऐसे लटक गया है, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर में तख्ता पलट करने जैसा है। अमेरिका जैसे देशों की कुर्सी हिल गई, जो कभी G7 तो कभी फाइव आइज के नाम पर किसी के साथ भी खेला कर देते हैं। भारत के साथ भी ऐसा ही खेला करने की कोशिश अमेरिका और कनाडा ने की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का गेम ही पलट दिया। विदेश नीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी पीएम मोदी ने झंडे गाड़ दिए। जीडीपी ग्रोथ की बात कर लो या फिर जीएसटी कलेक्शन, अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ी उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया इसकी बात कर रही थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट की इसका केस स्टडी का टाइटल है ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप इनेबल्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस। इस रिपोर्ट में पीएम मोदी की डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म प्रगति को एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म बताया गया। प्रगति की वजह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की डिलीवरी में बहुत तेजी आई है। इससे देश की इकोनॉमी का सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। स्टडी में कहा गया है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ने टॉप लेवल पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच प्रोजेक्ट्स के कोऑर्डिनेशन को बहुत पारदर्शी और व्यवस्थित किया गया। प्रगति प्लेटफॉर्म के कारण देश भर में 17,000 करोड़ रुपए के 340 प्रोजेक्ट्स में तेजी आई है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले कई सालों से अटके हुए थे। इन पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 के बाद सरकारी सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने ऐसा बदला जिसकी वजह से आज भारत बदल गया। भाई, पूरी दुनिया भारत को पढ़ रही है, और जब वो पढ़ रहे हैं तो वो रिपोर्ट बना रहे हैं कि भाई ये नरेंद्र मोदी जो हैं, ये आदमी जो हैं वो डेडलाइन तय कर देते हैं और कहते हैं करके दिखाओ तो करके दिखाओ, और पिछला जो छोड़ के गए थे लोग वो सब भी प्रोजेक्ट पूरा करवा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया में डंका बजाया। देश में इंडी गठबंधन का भी घमंड चूर चूर कर दिया। जो इंडी गठबंधन मोदी की सीट कम करके झूम रहा था, उसे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी ने ऐसा पटका जिसकी चीखें अभी तक सुनाई दे रही हैं। मोदी ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा और हिंदू एकजुट हो भी गए। हिंदू कैसे एकजुट हुआ, जरा उसकी तस्वीर आप देखिए महाराष्ट्र चुनाव में। ये CSDS के आंकड़े हैं जो कहते हैं मराठा और कुणबी वोटर, मराठा प्लस कुणबी वोटर, अगर आप इनकी संख्या देखेंगे, ये किसको वोट कर रहे थे? महाविकास अघाड़ी को गया है 32% वोट इनका, और महायुति को 54% वोट इनका गया, 54%। अन्य ओबीसी, इनका वोट अगर देखिएगा आप, इनका वोट गया है महाविकास अघाड़ी को 26% और महायुति को गया है 60%। बॉस, आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया है। इसी तरह से आप अपर कास्ट का वोट देखिए, अपर कास्ट का वोट गया है महाविकास अघाड़ी के लिए 25%, लेकिन महायुति के लिए 63%। सीधे सीधे दलित वोटर अगर आप देखेंगे, दलित गया है महाविकास अघाड़ी के साथ करीब 25%, और यहां भी महायुति को बढ़त है और महायुति के लिए दलित ने वोट किया 34%। साल 2024 नरेंद्र मोदी के 2 बड़े फैसलों के लिए भी याद किया जाएगा। पहला फैसला वक्फ बिल से जुड़ा है, दूसरा फैसला वन नेशन वन इलेक्शन बिल से जुड़ा है। नरेंद्र मोदी ने ये दोनों बिल संसद में पेश करके ये बता दिया कि भले ही उनकी सीटें कम हो गई, भले ही वो गठबंधन की सरकार चला रहे हो, लेकिन वो अपने एजेंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज वक्फ एक्ट में बदलाव करने वाला संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। वक्फ एक्ट को लेकर भी इंडी गठबंधन अपनी वही राजनीति खेल रहा है। वक्फ एक्ट को लेकर भी मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है।
मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार साजिश कर रही है, वही सीए, वही एनआरसी वाला नैरेटिव कि मोदी को खत्म करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, मोदी पर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है, मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वही घिसा पिटा राग फिर से तेज आवाज के साथ बोलना शुरू कर दिया गया। लेकिन रिफॉर्म कोई भी हो, हर रिफॉर्म में विपक्ष का एक ही काम है, ऐसे लंगी लगा दो, पैर लगा दो, अड़ंगा लगा दो। कुल मिलाकर साल 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन हर चुनौती मोदी के इरादों से टकराकर चूर चूर हो गई। एक रिवीजन इस बात का भी बहुत जरूरी है बॉस, कि देश में पूरे साल कैसे कैसे झूठे नैरेटिव फैलाए गए और देश के आगे बढ़ने की जो गति थी ना, उसको डिरेल करने का बहुत प्रयास हुआ। क्योंकि ये सब 2025 में नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, ये सब फिर रिपीट हो सकता है। इसलिए आपको ये सब रिवाइज कर लेना चाहिए कि क्या क्या हुआ है और उससे कैसे बचना है। भाई मोदी देश को आगे ले जाते रहे, विपक्ष नए नए झूठे नैरेटिव निकाल कर लाता रहा। हालांकि ये सारे झूठ भरभरा के आखिर में नरेंद्र मोदी के सामने गिर गए, लेकिन एजेंडा चलाया पूरा गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था। कभी अडानी, कभी किसान, कभी LIC का पैसा डूब गया, कभी बैंकों का पैसा डूब गया, कभी संविधान, कभी आरक्षण, कभी चीन, बांग्लादेश, मतलब जो बात कीजिए, हर झूठ जो है ना, हर लेवल पे जाके झूठ बोला गया। लेकिन उसकी पोल खुलती गई, क्योंकि पाठशाला में हम पूरी रिसर्च के साथ आपको एक एक चीज बताते रहे। तो अब ये जो झूठा नैरेटिव देश में चला, इसको रिवाइज करते हैं इस चैप्टर में। इंडी गठबंधन का ये साल निकला सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने में। सबसे बड़ा झूठ तो ये फैलाया था कि मोदी तीसरी बार जीतेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब संसद के संविधान भवन में पहुंचे तो सबसे पहले संविधान की मूल प्रति को प्रणाम भी किया। पूरे चुनाव में कांग्रेस ने यह नैरेटिव फैलाया कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है, लेकिन संसद से जो तस्वीरें आई वो कांग्रेस के इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने संविधान को प्रणाम किया और संविधान की मूल प्रति को माथे से लगाया, उसे उसके आगे नतमस्तक हुए। पीएम मोदी की इस तस्वीर ने कांग्रेस का नैरेटिव खत्म किया। उसके बाद अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप सही थे, इसलिए पीएम मोदी ने संविधान को प्रणाम करके अपनी गलती सुधार ली। 100 सीट पहुंच नहीं पा रहे, कई राज्यों में सुपड़ा साफ है, कुछ राज्यों में सीटें किसी के कंधे पर बैठकर आई हैं। जहां अपनी सरकार है वहां भी सीट नहीं जीत पाई है कांग्रेस, और बावजूद इसके माहौल वही है, महाराज की जय हो, राहुल जी ने अद्भुत कर दिया, राहुल जी ने ये कर दिया, राहुल जी की वजह से मोदी जी ने संविधान को प्रणाम कर लिया। इनका बस चले तो ये भी कह दे कि राहुल जी ने कह दिया था इसलिए मोदी जी सांस ले रहे हैं। भाई कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों की वजह से संविधान को प्रणाम किया, लेकिन कांग्रेस 2014 और 2019 की तस्वीरें भूल गई क्या? 2019 की तस्वीर देखिए, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो एनडीए की बैठक इसी संविधान भवन में हुई थी, और उस समय भी पीएम मोदी संविधान के आगे नतमस्तक हुए थे। ये 2019 की तस्वीर दिखा रहा हूं। तब तो राहुल गांधी ने नहीं बोला था कि मोदी जो है वो संविधान खत्म करने वाले हैं। उस समय तो कांग्रेस ये नैरेटिव चला भी नहीं रही थी कि पीएम संविधान बदल देंगे। इसी तरह से साल 2014 की ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को साष्टांग प्रणाम किया था। ये तस्वीरें साफ कह रही हैं कि लोकतंत्र और संविधान में पीएम मोदी की अटूट आस्था है और वो आज भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया था उससे उसे कुछ सीटों का फायदा मिला, तो इसकी टेस्टिंग विधानसभा चुनाव में कर दी। लेकिन एक झूठ बार बार नहीं चलता। अब आप देखिए हरियाणा चुनाव में मोदी मैजिक के सामने क्या क्या नहीं चला, आपको ये समझना चाहिए। भाई राहुल गांधी की जाति की राजनीति नहीं चली ना, दिन रात जाति 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 करते रहे। पब्लिक ने कहा कि यहां से क्यों नहीं जाते। जातिगत जनगणना का वादा करना भी काम नहीं आया कांग्रेस के। किसानों को भड़काने का मुद्दा नहीं चला। मोदी मैजिक के सामने कांग्रेस का एमएसपी की गारंटी का वादा कि कानून बना देंगे, वो भी बेअसर रहा। जवानों को भड़काने का मुद्दा नहीं चला, जबकि राहुल गांधी अग्निवीर के मुद्दे को खूब जोर शोर से उठा रहे थे। आपको याद होगा संसद में जो उन्होंने कहा, हमने उसका फैक्ट चेक करके बताया था। नहीं मानी पब्लिक, भाई अग्निवीर अग्निवीर करते रहे। अडानी अंबानी का मुद्दा उठाए, फेल हो गया। पहलवानों का मुद्दा उठाए, भड़काने के लिए उकसाने की कोशिश की, वो भी नहीं चला।
लोकसभा की तरह संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भड़काने की कोशिश की, राहुल गांधी वहां भी फेल हो गए। इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जीत की बड़ी लकीर खींची। हरियाणा जीतकर मोदी ने न सिर्फ कमबैक किया बल्कि इंडी गठबंधन के झूठ की भी कमर तोड़ दी। लेकिन इंडी गठबंधन हरियाणा हारा तो ईवीएम वाला झूठ फैलाने लगा। कांग्रेस के इन आरोपों पर सबसे ज्यादा चर्चा ईवीएम की बैटरी परसेंटेज को लेकर थी, क्योंकि पहली बार ईवीएम की बैटरी पर सवाल उठ रहे थे। मार्केट में नया माल आया था कि बैटरी परसेंटेज जिस ईवीएम में ज्यादा थी वहां बीजेपी जीती, जहां कम थी वहां कांग्रेस जीत गई। चुनाव आयोग ने ईवीएम की बैटरी को लेकर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि बैटरी की क्षमता का ईवीएम के वोट काउंट से कोई कनेक्शन नहीं है। आयोग ने कहा कि कंट्रोल यूनिट में जो बैटरी का स्टेटस दिखाता है वो फीचर सिर्फ टेक्निकल टीम के लिए होता है, ताकि वो पावर लेवल को मॉनिटर कर सके और ये सुनिश्चित कर सके कि ईवीएम मशीन सही काम कर रही है। आयोग ने कहा कि ऐसा कोई भी आरोप लगाना कि बैटरी लेवल से वोटों की गिनती प्रभावित होगी, ये एक तरह का मजाक है। चुनाव आयोग ने कहा कि बैटरी कंपार्टमेंट एक अलग सिक्योर कंपार्टमेंट होता है और इसे कैंडिडेट या उनके प्रतिनिधियों के आगे ही सील किया जाता है। आयोग के मुताबिक जब बैटरी बदली जाती है तो मशीन वहीं से काम करना शुरू करती है जहां से वो बैटरी खत्म होने पर रुकी थी। चुनाव आयोग ने बताया कि बैटरी के खराब होने या उसे बदले जाने का भी रिकॉर्ड रखा जाता है और अगर जरूरत होती है तो चुनाव अधिकारी इस पर रिपोर्ट तक सबमिट करता है। चुनाव आयोग ने बताया कि कांग्रेस के नेताओं ने कहीं भी यह बात नहीं बताई कि किस वक्त ईवीएम की बैटरी 99% शो कर रही थी और कैसे इस बैटरी के लेवल से नतीजों पर असर पड़ेगा। मनीष तिवारी ने ईवीएम की बैटरी को लेकर भी सवाल उठाए और ईवीएम की बैटरी को मोबाइल की बैटरी से कंपेयर किया। इस पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने बताया कि ईवीएम में लगी बैटरी मोबाइल में लगी बैटरी से अलग होती है, जैसे कैलकुलेटर की बैटरी जिसे सालों साल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि दूसरी तरफ मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। ईवीएम में सिंगल यूज अल्कलाइन बैटरीज का इस्तेमाल होता है। मोबाइल में रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल होता है जिसे बार बार चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन ईवीएम में ऐसी बैटरी इस्तेमाल नहीं होती। तो यह कह देना कि अरे मेरी बैटरी जो है मोबाइल की कम होती है, इसकी कैसे नहीं कम हुई। चुनाव आयोग कह रहा है पहले सिस्टम तो समझ लो बॉस कि कहां क्या लग रहा है, बैटरी कौन सी लग रही है, क्या हिसाब चलता है। ईवीएम पर इंडी गठबंधन ने तो झूठ फैलाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महाराष्ट्र में यही किया गया और वो अब तक चल रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई। आज चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ा वो डेटा जारी कर दिया जिससे बार बार उठ रहे सवालों के जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब चुनाव आयोग के इस डेटा में मिल जाएगा। चुनाव आयोग ने आज इतनी विस्तृत रिपोर्ट जारी की जो दुनिया के किसी देश में नहीं हुई होगी बॉस। डेटा जारी करने के साथ चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि इतना चुनावों से जुड़ी इतनी डिटेल और इतना डेटा दुनिया भर के किसी लोकतंत्र में कभी शेयर ही नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसमें 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े डेटा की 42 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। 4 राज्यों अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा चुनाव जो साथ में हुए थे लोकसभा के, उनके 14 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, जिसमें सभी संसदीय और विधानसभा सीटों के वोटर, पोलिंग बूथ, वोटिंग परसेंट, पार्टियों के वोट शेयर समेत तमाम जानकारी है। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि इस डेटा की मदद से चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा और चुनाव के सिस्टम में जनता का विश्वास मजबूत हो। यह भी देख लीजिए कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों कहा कि जितना डेटा वो शेयर कर रहा है उतना दुनिया के किसी दूसरे लोकतंत्र में शेयर नहीं होता, जिसके लिए चुनाव आयोग ने दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया। जैसे भारत में साल 1951 में हुए चुनाव से अब तक के सभी चुनावों की रिपोर्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों की एक एक सीट का डेटा दिया गया है, जबकि दूसरे लोकतंत्रों की बात करें तो ब्रिटेन, यूके में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ साल 2015 में हुए संसदीय चुनाव का डेटा दिया गया है। वो भी चुनाव के 4 साल बाद 11 जुलाई 2019 को अपलोड हुआ। इसके अलावा दूसरे किसी चुनाव का डेटा यहां शेयर नहीं हुआ। अमेरिका में चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ चुनाव प्रचार में हुए खर्च और चुनाव की तारीखों की जानकारी दी गई। वोटर्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, नतीजे और वोटिंग से जुड़ा कोई डेटा अमेरिका शेयर नहीं करता या किया है। इसी तरह कनाडा में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 12 से 13 रिपोर्ट शेयर की गई, वो भी साल 1997 में हुए चुनाव और उसके बाद के चुनावों की। फ्रांस में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ साल 2002 और उसके बाद के चुनावों के नतीजों से जुड़ी चुनिंदा जानकारियां शेयर की गई।
ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साल 2001 और इसके बाद हुए चुनावों का डेटा मौजूद है। इससे पहले के चुनावों के डेटा में सिर्फ अलग अलग इलाकों में पार्टियों की जीती हुई सीटों और जीत के मार्जिन की जानकारी। सिंगापुर में चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ कैंडिडेट्स को मिले टोटल वोट और चुनाव के तारीखों की जानकारी शेयर की गई। यह सारी जानकारी भी साल 1993 और उसके बाद हुए चुनावों की है, उससे पहले की कोई जानकारी नहीं। इसी बीच में इंडी गठबंधन ने अडानी का नाम लेकर फिर से मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जोर लगाया, लेकिन अडानी वाला मामला इन्हें ही उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी बार बार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि जब गौतम अडानी को केंद्र सरकार से या बीजेपी की राज्य सरकारों से भी टेंडर मिलता है तो वो मिलीभगत से मिलता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अडानी समूह के तो कई सारे प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के राज्यों में भी चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन गौतम अडानी को अपने यहां निवेश के लिए न्योता देता है। इन राज्यों में गौतम अडानी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी तो लिस्ट लंबी है बॉस। जैसे फरवरी 2021 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब अडानी पोर्ट और एसईजेड ने दिघी पोर्ट रायगढ़ को 705 करोड़ में एक्वायर किया था। तब तो आपकी सरकार थी, तब अडानी से दिक्कत नहीं थी। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल सीएम थे, तब कोल माइनिंग से जुड़ा एक प्रोजेक्ट अडानी समूह को मिला। अक्टूबर 2022 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब 10,000 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए अडानी समूह के साथ डील हुई थी। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी राजस्थान में अडानी समूह को मिला था। फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के साथ अडानी समूह ने 2 सीमेंट फैक्ट्री फिर से शुरू करने की डील फाइनल की। अक्टूबर 2024 में अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को 100 करोड़ रुपए डोनेशन दिया। जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में 12,400 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी की तो अडानी के साथ मुलाकात की तस्वीरें आ चुकी हैं। तब रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर तेलंगाना के विकास के लिए वो अडानी से फंड ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन राहुल गांधी को ये बातें समझ में नहीं आती क्या? या फिर वो देश को ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी बोलूं देश को मान लेना चाहिए? क्यों मान लेना चाहिए बॉस? और आप करना क्या चाह रहे हो? देश में क्या माहौल बनाना चाह रहे हो? जितना आप ऐसा कर रहे हो उतना आप नरेंद्र मोदी को ईमानदार साबित कर रहे हो, क्योंकि आप करते हो तो ठीक, और मोदी की सरकार में हो जाए, बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो फिर वो चोरी है। कैसे बॉस? पब्लिक नहीं पूछेगी। अडानी को लेकर राहुल गांधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार में गौतम अडानी बड़े उद्योगपति बन गए। नरेंद्र मोदी के 10 साल में गौतम अडानी की किस्मत चमक गई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अडानी की किस्मत बदलने वाला मुद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट की जो जमीन थी सबसे पहले कांग्रेस सरकार में मिली थी। मैं आपको राहुल गांधी और कांग्रेस की तिजोरी में अडानी और कांग्रेस के क्या हिसाब किताब है वो आपको निकाल के दिखा रहा हूं। साल 1993 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे। उनके सरकार में गौतम अडानी को मुद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी गई थी। तब किसने गौतम अडानी को आगे बढ़ाया? मुद्रा पोर्ट गौतम अडानी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बॉस। खुद गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1993 में उन्हें यह जमीन 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गई थी, और उस वक्त यह पूरी तरह से बंजर, खराब और पानी में डूबी हुई जमीन थी। कांग्रेस से गौतम अडानी की नजदीकियों के बारे में खुद गौतम अडानी बता चुके हैं। गौतम अडानी अपने सफल होने का एक बड़ा क्रेडिट राजीव गांधी को देते हैं। गौतम अडानी ने बताया था कि राजीव गांधी की नीतियों की वजह से वो अपना एक्सपोर्ट हाउस शुरू कर पाए। गौतम अडानी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर राजीव गांधी नहीं होते तो वो उद्योगपति बन ही नहीं पाते। तो राहुल गांधी को उस तिजोरी से राजीव गांधी की भी फोटो निकालनी चाहिए थी। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी बॉस? क्या माहौल बनाना चाहते हैं देश में? राहुल गांधी बात भी बार बार करते हैं कि पीएम मोदी जहां भी विदेश दौरे पर जाते हैं वहां गौतम अडानी को उस देश में बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, लेकिन वो ये बात बहुत चालाकी से छुपा लेते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान भी गौतम अडानी को दूसरे देशों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते थे। नवंबर 2009 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम केविन रूड भारत आए थे और उसके कुछ ही महीने बाद अगस्त 2010 में अडानी समूह में ऑस्ट्रेलिया में निवेश शुरू कर दिया। तब मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ गड़बड़ किया था। साल 2010 में शेख हसीना भारत आई थी। उस वक्त अडानी समूह ने बिजली को लेकर बांग्लादेश के साथ बड़ी डील साइन की थी, तो मनमोहन सिंह के साथ सेटिंग गेटिंग करके की थी क्या? इसी तरह साल 2010 में इंडोनेशिया के साथ रेल प्रोजेक्ट पर डील हुई थी। यानी गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी के एक भी आरोप में इत्तू सा भी सच नहीं दिखता। राहुल गांधी के पास इन बातों का कोई जवाब ही नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में गौतम अडानी का निवेश क्यों हो रहा है, क्यों वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सार्वजनिक तौर पर गौतम अडानी से डील नहीं करने के लिए कहते हैं। कहिए ना भाई, ये आदमी अगर बेकार है, ये देश का पैसा लूट रहा है, तो कहिए अपने यहां के मुख्यमंत्रियों को कि नहीं करो इससे डील।
अडानी का नाम लेकर तो पूरा एक सत्र राहुल गांधी ने चलने ही नहीं दिया। जब अडानी के मुद्दे पर झूठ नहीं चला तो दलित वोटों के चक्कर में अंबेडकर का विवाद ले आए। 2024 के चुनाव में जो झूठ फैलाया गया कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस झूठ ने कांग्रेस और विपक्ष को बड़ा फायदा करवा दिया यहां पर, क्योंकि दलितों को लगा यार हमारा तो आरक्षण चला जाएगा। तो जो दलित भर भर के मोदी के लिए वोट कर रहा था, 40-46 सीट वो घट के 29 हो गया। कांग्रेस एंड इकोसिस्टम को लगा कि बॉस ये तो अपने हाथ में तुरुप का इक्का लग गया। लेकिन वो झूठ तो बार बार चलेगा नहीं। वो हरियाणा में दिख गया, महाराष्ट्र में दिख गया। अगर कोई इस बात को नहीं माने और यह कहे कि बीजेपी की दलित आरक्षित सीटें किसी दूसरी वजह से या किसी नाराजगी से कम हो गई होंगी, भाई किसी को लग सकता है, हो सकता है मोदी ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए 24 में दलित आरक्षित सीटें घट गई होंगी। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर आप देखेंगे 2022 में यूपी में जो चुनाव हुआ, यूपी का अगर आप चुनाव देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में और 2023 के चुनावों में क्या हुआ जरा आपको देखना चाहिए। जो यूपी में 2022 में चुनाव हुआ उसमें दलित वोट बीजेपी को कितना पड़ा आपको पता है? बीजेपी को दलित वोट जो है वो पड़ा 41% बॉस। तो यूपी में 2022 तक दलित जो है वो 41% वोट कर रहा था और 2024 में बोला कि ना अब हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेंगे। सीधा मतलब है कि वो फेक नैरेटिव में फंस गया था। इसी तरह से अगर आप 2023 का चुनाव देखेंगे, 2023 में कहां चुनाव हुआ? एक हुआ राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ और तेलंगाना प्लस तेलंगाना, इन 4 राज्यों के चुनाव आप देखेंगे 2023 में हुए थे। इसमें जो एससी रिजर्व सीट है वो कितनी है? 98। इसमें बीजेपी ने कितनी जीती? इन 98 में बीजेपी ने 57 सीट जीती जो दलित के लिए आरक्षित थी। कांग्रेस ने कितनी जीती? कांग्रेस ने 40 सीटें जीती। जबकि यहीं पर अगर आप 2018 के चुनाव को देखेंगे, 2018 में इन्हीं सीटों पर क्या हुआ था? बीजेपी कितने पर थी? बीजेपी 32 पर थी और कांग्रेस 45 पर थी। यानी 2018 से 2023 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 2023 में इन राज्यों में जो एससी आरक्षित सीटें थी वहां 32 से बढ़ के 57 चली गई। यानी बीजेपी को 2022-23 तक दलितों के वोट भर भर के मिल रहे थे। पहली बार बड़ी संख्या में दलित जुड़ रहे थे। फिर 2024 आया और विपक्ष ने जो संविधान आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाया, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। यही इनको लगा कि बॉस ये तो कुछ मिला काम का नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। दलित काट दो इनसे, दलित को दूर कर दो इनसे। इंडी गठबंधन अपने ही झूठ में इस साल फंसा रहा, लोगों को भड़काता रहा, किसानों के मुद्दे पर भी भर भर के झूठ बोले। आप देखिए, उन्होंने सरकार में आते ही पहला काम जो किया वो काम किसानों के लिए। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल क्लियर की थी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त में किसानों के खाते में 20,000 करोड़ गए थे। फिर खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला हुआ। नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में एमएसपी पर 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, जबकि यूपीए के 10 सालों में एमएसपी पर सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इंडी गठबंधन को मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा मिलता नहीं है। जो भी मनगढ़ंत मुद्दा विपक्ष लेकर आता है वो कुछ दिनों में ही खुद ही एक्सपायर हो जाता है। इंडी गठबंधन इतने झूठ के बाद भी मोदी शाह की जोड़ी को रोक नहीं पाया। इंडी के पास ना मोदी जैसा नेता है, ना अमित शाह जैसा रणनीतिकार। अमित शाह की रणनीति और मेहनत ने तो कई जगहों पर बाजी पलट दी। जिस हरियाणा के बारे में कहा जा रहा था कि वहां बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, वहां मोदी शाह ने जबरदस्त तरीके से चुनाव निकाल दिया। फिर महाराष्ट्र में बंपर जीत मिली। अमित शाह की प्लानिंग और उनके मैनेजमेंट ने इंडी गठबंधन को हर चुनावी मैदान में पटक दी। यह साल अमित शाह के लिए भी खास रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का जो उनका सियासी सफर शुरू हुआ था, उसके करीब 40 साल का लंबा दौर पूरा हो गया। इन 40 साल में अमित शाह ने कई उतार चढ़ाव देखे। यह सफर कैसा था, अब उसका रिवीजन करते हैं। अमित शाह का भी रौला है और अमित शाह का अपना जलवा भी है। बोलते हैं तो कभी कभी एकदम फायरी स्पीच दे देते हैं, कभी कभी थोड़ा हंसते हंसते सुना देते हैं। लेकिन ऐसे नेता कम ही दिखते हैं जो विरोधियों को पूरे तर्क के साथ, वो भी बिना कोई नोट पढ़े, जबरदस्त जवाब दें। संसद में अक्सर अमित शाह को ऐसा ही करते देखा गया। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है अमित शाह का काम करने का तरीका हो या फिर उनकी मेहनत हो। टिपिकल नेताओं से वो बिल्कुल अलग। राजनीति उनके लिए सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि वो राजनीति को जीते, और इसी वजह से वो इतने सफल भी है।
लेकिन यह सफलता कोई एक दिन में, एक साल में नहीं आई। यह सफलता आई है उस मेहनत और संघर्ष से जो सालों साल अमित शाह ने की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह 1987 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े ही थे और वहां से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। फिर यह तस्वीर देखिए 1989 वाली जो आपको दिखा रहा था, उसमें बीजेपी में अहमदाबाद शहर का सचिव उन्हें बनाया गया था। ये 87 वाली तस्वीर है। फिर 89 वाली डालिए, ये देखिए, तब वो शुरू में अहमदाबाद शहर के सचिव बने थे। 1995 में जब गुजरात में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था। ये तब की तस्वीर है। फिर 1997 की तस्वीर देखिए, जब अमित शाह को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। 1997 में ही अमित शाह ने पहली बार गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर लगातार 5 बार विधायक बने। साल 1998 में सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्हें गुजरात बीजेपी का सचिव बना दिया गया था। इसके अगले ही साल यानी साल 1999 में अमित शाह गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष चुन लिए गए। साल 2000 आते आते अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सबसे युवा चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए। 2001 में अमित शाह को बीजेपी की कोऑपरेटिव विंग का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। साल 2002 में अमित शाह पहली बार गुजरात सरकार में मंत्री बने और उन्हें गुजरात के गृह मंत्री की अहम जिम्मेदारी मिली। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हों। 1990 के दौर में जब लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से चुनाव लड़ा करते थे तो उनके चुनाव की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी उठाते थे और नरेंद्र मोदी के साथ तब हर कदम पर अमित शाह होते थे। ये साथ आज तक बना हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी से पहली बार अमित शाह कब मिले ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आज से करीब 42 साल पहले यानी साल 1982 में अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले थे, जिसके बारे में अमित शाह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। अहमदाबाद के नारनपुरा में संघ की शाखा में यह मुलाकात हुई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी 30 साल के थे और गुजरात के 3 जिलों में आरएसएस के जिला प्रभारी थे, जिसमें अहमदाबाद भी शामिल थे। 42 साल पहले जब अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह जोड़ी आगे चलकर इतिहास रचेगी। बताया जाता है कि उस वक्त आरएसएस में प्रचारक का काम संभाल रहे नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी में जाने के लिए कहा गया तो इस बारे में उन्होंने सबसे पहले अमित शाह को बताया था और उनसे ही मशवरा लिया था कि बताइए क्या करना चाहिए। सोचिए, तब से इनकी बॉन्डिंग। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपनी रणनीति से जिस तरह इंडी गठबंधन के पसीने छुड़ा रखे वो तो सब जानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते कि ये जोड़ी 37 साल से सियासी कमाल कर रही है। आपको 1987 के चुनाव की एक बात बताता हूं। उसी साल 1987 में नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव बनाया गया था और उनकी नियुक्ति के बाद ही अहमदाबाद में नगर निगम चुनाव का ऐलान हुआ। इसी साल अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बन गई। यह चुनाव एक तरह से नरेंद्र मोदी के गुजरात और पार्टी में अपनी नई पहचान बनाने का बड़ा मौका था। इसलिए नरेंद्र मोदी चुनावों में बीजेपी की जीत तय करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इस मेहनत में अमित शाह उनके साथी और सारथी बनकर उभरे। अहमदाबाद नगर निगम चुनावों में मोदी और शाह की जोड़ी ने एक एक वार्ड के चुनाव की तैयारियों का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी स्कूटर पर भर शहर का दौरा करते थे। अमित शाह स्कूटर चलाते थे जबकि नरेंद्र मोदी स्कूटर पर पीछे बैठे होते थे। दोनों नेता अहमदाबाद की हर गली में जाकर खुद देखते थे कि हर गली और चौक चौराहे पर बीजेपी नेता और कैंडिडेट के पोस्टर चिपके हैं या नहीं। अगर पोस्टर नहीं मिलते थे तो पोस्टर भी खुद चिपकाते थे। आप सोचिए किस लेवल पर, नीचे लेवल पर काम करते करते ये लोग ऊपर पहुंचे। इस जोड़ी की मेहनत रंग भी लाई और बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। तब से ये लोग सियासी कमाल कर रहे हैं। बीजेपी की यह जीत गुजरात में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काउंटडाउन साबित हुई और कुछ सालों बाद 1990 में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया। 2024 में देश की राजनीति में एक और नाम की चमक और बढ़ गई और यह नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सीएम योगी के सामने इस साल कई चुनौतियां आई जब उन्हें लोकसभा चुनाव में झटका लगा यूपी के रिजल्ट आए तो, लेकिन उपचुनाव से सीएम योगी ने धमाकेदार वापसी की, कमबैक किया। योगी ने ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जिसने पूरे देश में धूम मचा दी और हिंदुओं को एकजुट किया।
योगी को संभल के मामले में प्रेशर में लाने की भी कोशिशें की गई, लेकिन योगी ने अपने एक्शन से तगड़ा जवाब दिया कि योगी फ्लावर नहीं, फायर। योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह साल कमाल भरा रहा। पूरे देश में उनकी चर्चा हुई। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर सीएम योगी ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। इस नारे का जबरदस्त असर दिखा। इंडी गठबंधन को बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का कोई तोड़ अब तक नहीं मिल रहा है। यह नारा बहुत तेजी से अपना असर दिखा रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का असर दिखा। यह नारा इस तरह लोकप्रिय हो गया कि महाराष्ट्र में योगी के पोस्टर के साथ इसे लॉन्च कर दिया गया। महाराष्ट्र के प्रचार में इस नारे पर चुनावी सॉन्ग बनने लगे। गैर चुनावी राज्यों में भी यह नारा बीजेपी समर्थकों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर इस नारे का समर्थन किया और हिंदू एकता की बात की। कनाडा में भी जब हिंदुओं पर हमला हुआ तो वहां भी इस नारे की गूंज सुनाई। यह नारा अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि इंडी गठबंधन तनाव में है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे का हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बड़ा असर रहा। योगी आदित्यनाथ को भी अपनी बहुत बड़ी जीत मिली। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था उससे योगी ने उपचुनाव जीतकर बड़ा कमबैक किया। क्या यह संयोग है या फिर कोई प्रयोग कि इधर यूपी में योगी उपचुनाव जीतते हैं, उधर संभल में हिंसा शुरू हो जाती है। संभल में जो हिंसा हुई, जो पत्थर चले, क्या उसकी वजह मस्जिद का सर्वे कम बल्कि उपचुनाव में योगी की बंपर जीत ज्यादा है? यह सवाल आज पूछे जा रहे हैं क्योंकि सर्वे तो ज्ञानवापी में भी हुआ था, वहां तो कोई बवाल नहीं हुआ। संभल में भी पहले सर्वे हुआ है, वहां पे तब बवाल नहीं हुआ। लेकिन अचानक इतनी हिंसा क्यों हो गई? पत्थर से लेकर बंदूकें क्यों चल गई? जाने क्यों चली गई? बिना किसी के उकसावे के, बिना किसी के भड़कावे के इस तरह से कैसे पत्थर इकट्ठा हो गए और पत्थरबाज इकट्ठा हो गए? और इतने पत्थर हर बार कहां से जाते हैं भाई? योगी पर बहुत दबाव बनाने की भी कोशिश हुई। उनके एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल पर अखिलेश ने खूब घेरा, लेकिन ना योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा, ना ही अपराधियों को सबक सिखाने पर योगी नरम पड़े। बुलडोजर एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन योगी सरकार पर यह आरोप लगाता है कि बुलडोजर की कार्रवाई धर्म देखकर होती है या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होती है, जबकि ये दोनों आरोप भी सही नहीं है। आप देखिए, यूपी में बीजेपी नेताओं के घर पर एक बार नहीं कई बार बुलडोजर चला है, बीजेपी नेताओं के, और इसकी लंबी लिस्ट है। जनवरी 2023 में यूपी के ललितपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। जून 2022 में बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल चुका है, तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी। जुलाई 2022 में यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर भी बुलडोजर चला था। अगस्त 2022 में वाराणसी में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इसी तरह अगस्त 2022 में नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी के तत्कालीन नेता श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला था। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के यहां बुलडोजर चल गया, तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे ये बुलडोजर क्यों चल रहा है, ये बुलडोजर का न्याय नहीं होना चाहिए। भाई वहां अतिक्रमण था, हटा दिया, वो बीजेपी का नेता हो या कोई हो। योगी आदित्यनाथ का विरोध करने के लिए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी में एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की पूरी लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। यूपी में एनकाउंटर में सबसे ज्यादा अपराधियो61 की मौत मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुई। उनके कार्यकाल में कुल 499 लोग एनकाउंटर में मारे गए। वहीं मायावती की सरकार के दौरान यूपी में 261 लोगों के एनकाउंटर हुए, जबकि खुद अखिलेश यादव की सरकार में भी 40 लोग एनकाउंटर में ढेर हुए। योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके। योगी के विरोधी और जल भुन गए जब संभल में सर्वे हुआ। सर्वे के विरोध में हिंसा की गई, लेकिन योगी ने क्लियर कर दिया कि ना हिंसा करने वालों को छोड़ेंगे, ना ही सनातन के सबूत तलाशना छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि सनातन पर वो झुकेंगे नहीं और संभल पर वो रुकेंगे नहीं, और यूपी में ऐसा होता दिख भी रहा है। संभल में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, दशकों से मिट्टी के नीचे दबे हुए सनातन के सबूत बाहर निकल रहे हैं। संभल में 19 कुओं का जिक्र किया गया है और संभल में 19 के 19 कूप मिल भी चुके हैं। संभल में 68 तीर्थों का जिक्र है, जिसमें से 5 तीर्थ मिल चुके हैं, जिनकी एएसआई की टीम जांच कर चुकी है। संभल में मंदिरों को दबाए जाने की बात कही गई है। खोजबीन में अब तक दशकों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल चुके हैं। मंदिरों के पास मौजूद कुओं की खुदाई में कई मूर्तियां भी मिली हैं। संभल में खुदाई के दौरान सदियों पुरानी एक बावड़ी भी मिली है।
दावा किया जा रहा है कि यह बावड़ी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी का ही एक हिस्सा है। संभल में जैसे जैसे सबूत के साथ मंदिर और सनातन की पुरानी धरोहरें मिल रही हैं, वैसे वैसे मोदी योगी विरोधियों की टेंशन बढ़ती दिख रही है। जिस इकोसिस्टम में संभल के पत्थरबाजों का हमदर्द बनने की होड़ लगी थी, उस इकोसिस्टम को संभल में खुदाई के दौरान मिल रहे सनातन के सबूत पसंद नहीं आ रहे। साल के अंत तक आते आते योगी अब महाकुंभ की तैयारी में जुट गए हैं। साल की शुरुआत उनके लिए जबरदस्त होने वाली है। 2024 में बाबाओं की भी खूब चर्चा हुई। टीवी पर अजब अजब बाबा आए भाई, लेकिन बाबाओं की भीड़ में एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जो अलग से लोगों के बीच अपनी जगह बनाता रहा, वो नाम था बाबा बागेश्वर का, जिन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने पैदल यात्रा निकाल दी, मीलों नंगे पैर नाप दिए, पैर छिल गया लेकिन चलते रहे। इस साल बाबा बागेश्वर ने सनातनियों को एक करने के लिए कैसे जमीन आसमान एक कर दिया, उस पर यह ईयर एंडिंग रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर बाबा हिंदुओं को जोड़ने निकल पड़े, बिना रुके बिना थके उनका कारवां आगे बढ़ रहा है। भीड़ ऐसी है ना बॉस, लोग देख के हैरान हैं। आप देखिए, हालांकि अपने आप में अजीब है कि अपने 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में आजादी के 75 साल बाद भी किसी व्यक्ति को हिंदुओं को जोड़ने का बीड़ा उठाना पड़ा रहा। लेकिन क्या कीजिएगा, अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से जिसको जैसा सूट किया, उसने हिंदुओं को तोड़ने या टूटा बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई। बहुत सालों बाद कोई हिंदुओं को जोड़ने निकला है। लाखों की इस भीड़ को देखकर सब हैरान है। कईयों के कलेजे पर तो सांप लौट रहा है। आप देखिए ना भाई, जन सैलाब है, भगवा ही भगवा दिख रहा है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बाबा बागेश्वर जो हैं, उनको ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि उनके भक्त रो पड़े। वो दिखाने से पहले आपको दिखाता हूं कि आज सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कैसी भीड़ उमड़ी। जहां तक देखिए वहां कैसे भगवा नजर आया। हिंदू एकता पदयात्रा के लिए पुलिस ने पहले ही इंतजाम कर रखे थे, लेकिन आज ये इंतजाम भी कैसे नाकाफी साबित हुए। कई बार तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुद हाथ में माइक लेकर स्थिति को संभालना पड़ा। पदयात्रा के तीसरे दिन हिंदू राष्ट्र के नारों की गूंज कहां कहां तक गई, एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बता दूं। जात पात की करो विदाई, बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा बागेश्वर को उनके भक्त कितना चाहते हैं, ये तो पदयात्रा के दौरान दिख ही रहा है। उनकी एक अपील पर हिंदू राष्ट्र के लिए लाखों भक्त बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। सोचिए, अगर बाबा बागेश्वर को जरा भी तकलीफ होगी तो भक्तों का क्या हाल होगा। आज कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार नंगे पैर चलने की वजह से बागेश्वर बाबा के एक पैर में छाले पड़ गए, जिसके बाद उनके पैर में पट्टी बांधनी पड़ी। यह देखकर कुछ भक्तों की आंखों में आंसू तक आ गए। आप सोचिए बॉस, बाबा बागेश्वर का समर्पण देखिए इस कॉज के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए। वो पैदल चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं तो पैर में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं। पैर में छाले पड़ गए तो पट्टी बांधी, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जूता चप्पल पहन लेता हूं। आप सोचिए क्या डेडिकेशन है। हिंदू कम से कम जात पात छोड़ दे इस बात के लिए, हिंदू एकजुट हो जाए इसके लिए। आप सुनिए, बाबा बागेश्वर के पैरों पर छाले पड़े तो भक्त कैसे भावुक हो गए। ये बताइए कि बाबा के पैर में छाले पड़ गए हैं, उसके बावजूद बाबा नहीं रुक रहे हैं। हमारे बाबा जी वो बहुत दयालु हैं। वो पद यात्रा पर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र एक करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो हमारा तो गुरुजी जब तक चलेंगे तब तक साथ में है, चाहे पूरी जिंदगी चलेंगे तो चलेंगे साथ में। गुरुजी के पास बजरंगबली की शक्ति है और वो चलते रहेंगे, उनको छालों से कोई परवाह नहीं करते हो। कोई भी परवाह नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। लोग कह रहे हैं बाबा बागेश्वर पूरी जिंदगी चलेंगे तो हम भी पीछे पीछे पूरी जिंदगी चलते हैं। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। उन्होंने हिंदुओं से जात पात और अगड़े पिछड़ों के भेद से ऊपर उठने के लिए कहा, और इसकी झलक पदयात्रा में दिखाई भी दी। इस पदयात्रा से जुड़ने वाला हर शख्स सिर्फ हिंदू दिखा, न जात पात न छुआछूत दिखी। सनातन का झंडा लेकर सभी लोग सिर्फ हिंदुत्व के लिए पहुंचे।
देखिए यात्रा में पहुंचे लोग कैसे झूमते, नाचते, गाते नजर आ रहे हैं। लाइन में सबके कोई जात पात का भेदभाव नहीं दिख रहा। इतना उत्साह दिखा जैसे कोई उत्सव हो, कोई त्योहार मनाने के लिए लोग जुटे। हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर इतना उत्साह था कि कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए, और जब बाबा बागेश्वर यात्रा के साथ पहुंचे तो उनके ऊपर बुलडोजर पर खड़े होकर फूलों की बारिश की गई। बाबा बागेश्वर ने जब से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की घोषणा की है, तभी से राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। लेकिन आज खुद बाबा बागेश्वर ने ऐसा जवाब दिया कि हिंदुत्व के नाम पर सियासी एजेंडा चलाने वाले भी शांत हो जाएंगे। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। नया इतिहास गढ़ा जा रहा, रचा जा रहा, क्योंकि ये यात्रा सबकी है, किसी एक की नहीं। ये यात्रा सबके लिए है, किसी एक की नहीं। ये यात्रा दंगाओं से बचाने के लिए, ये यात्रा अपनी जातियों की ऊर्जा आसपास आपस में लड़कर के मिटाने के लिए नहीं, अपितु जातवाद से ऊपर उठाने के लिए। ये यात्रा देश को एक करने के लिए, ये यात्रा देश में नया इतिहास रचने के लिए। इसलिए निश्चित रूप से सब आएंगे। आपके कुछ विरोधी कह रहे हैं कि आपके कुछ राजनीतिक सपने हैं, उसको साकार करने के लिए आप यात्रा पर निकल। अभी तक तो नहीं है, उन विरोधियों का नंबर दे देना, अगर होगा तो हम उन सपनों को उनके फोन लगा के बताएंगे। इस साल अपराध की दुनिया में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है लॉरेंस बिश्नोई। देश के अंदर और देश के बाहर लॉरेंस बिश्नोई ने सबकी नाक में दम किया। पहले सलमान के घर पे फायरिंग वाला मामला, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, कनाडा में खालिस्तानियों की किलिंग में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम आया। लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कैसे इतना पावरफुल बना, हमने पाठशाला में आपको एक एक डिटेल बताई, उसकी भी एक झलक आपको दिखाता हूं। इतने दिनों से लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा चल रही है, लेकिन लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जेल के अंदर बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा डॉन बन गया कि वो भारत से लेकर विदेश तक हत्याएं करवा दे। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे हो गया कि कहीं भी किसी को भी मरवा दे। लॉरेंस बिश्नोई के इतने पावरफुल बनने की सीक्रेट स्टोरी क्या है, इसके कुछ राज आज पाठशाला में खुलेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक 300 पेज की चार्जशीट तैयार की। इस चार्जशीट में लॉरेंस की पूरी क्राइम कुंडली बताई गई। इसमें लॉरेंस के एक स्टूडेंट से खतरनाक क्रिमिनल बनने तक के बारे में एक एक डिटेल है। पुलिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस का जो ये सिंडिकेट है वो लगातार बड़े क्राइम कर रहा है। लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे किस तरह पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला और मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर हमला करवाया, इसको लेकर भी इस चार्जशीट में कई खुलासे हुए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई ठीक दाऊद इब्राहिम के तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसका भी क्राइम ग्राफ दाऊद की डी कंपनी की तरह ऊपर जा रहा है, यह बताया गया है। इस समय बिश्नोई गैंग के लोग विदेश में बैठकर अपने शूटर से हमले करवा रहे। 90 के दशक में दाऊद भी मुंबई में इसी तरह मर्डर करवाता था। यानी लॉरेंस के क्राइम का साम्राज्य अभी और बढ़ने वाला है, ऐसा पुलिस को लगता है। हालांकि आम लोगों के बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अलग अलग राय है। बहुत सारे लोगों को लगता है लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए काम कर रहा है, अगर वो पन्नू जैसे लोग, निज्जर जैसे लोगों को टारगेट कर रहा है। दाऊद तो उगा ही करता था सिर्फ। ये चर्चा हो रही। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 300 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं, अब आपको एक एक करके बताता हूं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अलग अलग राज्यों के 700 से ज्यादा शूटर हैं। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हैं। अपराध की दुनिया में लॉरेंस का नाम गुरुजी भी है और इसकी गैंग का नारा जय बलकारी है। लॉरेंस की गैंग में शूटर्स की भर्ती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें युवाओं को क्राइम की तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो और वीडियो को वायरल किया जाता है। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के पेशी पर आने जाने के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जाता है। एनआईए की एक चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग में रिक्रूट करने के लिए युवाओं को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने की बात भी कही जाती है। एक और खुलासे में यह बात सामने आई कि बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और इस पैसे को हवाला के जरिए थाईलैंड और कनाडा भेजा। कुछ साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित, लेकिन इसने अपने शातिर दिमाग से गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अपराधियों से हाथ मिलाया और एक बड़ा गैंग बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारे गुनाहों की कहानी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने बताई। लॉरेंस ने पुलिस को खुद बताया कि गैंग का खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता उस पर गोलियां चलवा देता था।
यह चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में लॉरेंस गैंग की दहशत हो। सबसे पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर के इलाकों में शराब तस्करों को टारगेट किया। ये लोग गैंग को प्रोटेक्शन मनी देने लगे। इन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे जाने लगे। लॉरेंस ने यह भी कहा कि 2017 में गैंग को मशहूर करवाने के लिए इसने जोधपुर के एक व्यापारी पर फायरिंग कराई। इसके अलावा एक ट्रैवल कंपनी के मालिक पर भी गोली चलवाई। इसके बाद दोनों से 50-50 लाख रुपए वसूले। अक्टूबर 2020 में बीकानेर के रहने वाले एक नामी बिजनेसमैन पर फायरिंग कराई। इससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली गई। नवंबर 2020 में एक बिजनेसमैन पर फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली। इस तरह बड़ी बड़ी फिरौती की मदद से विदेश में नेटवर्क आसानी से चलता रहा। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम ग्राफ ठीक दाऊद इब्राहिम की तरह बढ़ता चला गया। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि जिस तरह 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना क्राइम नेटवर्क खड़ा किया, ठीक वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने मारपीट जैसे छोटे मोटे अपराध से अपना गैंग तैयार किया, जो अब मर्डर जैसे अपराध करता है। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। ठीक उसी तरह लॉरेंस भी अपराध कर रहा है। यह चार्जशीट में लिखा है। दाऊद ने डी कंपनी बनाई, पाकिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाकर अपना नेटवर्क कई देशों तक फैला लिया। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उत्तर भारत के राज्यों से शुरू होकर अब एक इंटरनेशनल गैंग बन चुका है। डी कंपनी और लॉरेंस गैंग में एक फर्क बस इतना है कि दाऊद इब्राहिम अपना गैंग पाकिस्तान से चला रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कर रहा है। ये सारी बातें पुलिस ने लिखी हैं, पुलिस की चार्जशीट में लिखी है। लॉरेंस के राइट हैंड गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा कनाडा और दूसरे देशों से बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस की क्राइम कुंडली किस तरह दाऊद से मिलती है, इसका एक और उदाहरण देखिए। जून 2022 में सामने आए क्रिमिनल डोजियर के मुताबिक पिछले 12 साल में लॉरेंस के क्राइम लिस्ट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी। अगर आप केसेस देखेंगे कि किस तरह से केस बढ़े हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या तस्वीर रही है लॉरेंस बिश्नोई की और उसका क्रिमिनल केस। अगर आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई, इस पर कुल केस अगर आप देखेंगे, कुल केस जो हैं वो कुल क्रिमिनल केस वो 36 हैं और दोषी उसे पाया गया है 6 केस में। 6 केस में लॉरेंस बिश्नोई दोषी पाया जा चुका है। सुनवाई उसकी चल रही है, अभी भी 21 केस में सुनवाई चल रही है।